गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है ये, और यूनिट सेकंड का नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसका फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि हम जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि हम जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, और हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ वन जनरेशन टू दोज ऑफ फ्यूचर जनरेशन कॉमनली थ्रू डायरेक्ट जेनेटिक डिसेंडेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि करेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि आप अपने परदादा की तरह नज़र आ रहे हो, दादा की तरह नज़र आ रहे हो, कुछ करेक्टर आपके अपनी मदर की तरह है, कुछ फादर की तरह है, तो वो करेक्टर क्या है, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं क्योंकि वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसी ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और साइंस की वो फील्ड जिसके अंदर हम हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, तो आपने ये हेरिडिटी और जेनेटिक्स की डेफिनेशन कर लेनी है। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय विच करेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब क्या है कि जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि हमने जो करेक्टर, कैसे हमने करेक्टर्स अपने पेरेंट्स से लिए। हम क्या है? ऑफस्प्रिंग है। हमें करेक्टर कहाँ से मिले? पेरेंट्स से मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने वो करेक्टर अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है इनहेरिटेंस का, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। साथ में हम इसके कॉज के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या कारण है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह, अपने डिसेंडेंट मतलब जो हमारे पूर्वज हैं उनकी तरह नज़र आते हैं। तो वो सारे कॉजेज, उस सारे प्रोसेस को हम किस फील्ड में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी कि हम इसमें जेनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि करेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कैसे हमने करेक्टर इनहेरिट किए, कैसे वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं? कुछ करेक्टर हम में ऐसे भी होंगे जो हमारे ना ही पेरेंट्स से मैच करेंगे, ना ही वो हमारे दादा परदादा से करेंगे, क्योंकि वो कुछ नए करेक्टर भी ऐड हो जाते हैं, तो कई बार वेरिएशंस भी आती हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर हम ये सब स्टडी करते हैं कि कैसे वेरिएशंस आई हैं, कैसे हमने करेक्टर इनहेरिटेंस किया है। तो वो सारा जो है स्टडी ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है। और जेनेटिक्स जो शब्द है, टर्म, वो दिया था विलियम बैटसन ने 1906 में। ठीक है, अब क्या है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स को जो बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था वो मेंडल ने किया था, इसलिए उनको मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन मेंडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने विचार दिए कि कैसे करेक्टर पास होते हैं। तो उसको हम प्री मेंडेलियंस थ्योरी बोल देते हैं। प्री मेंडेलियन यानी कि मेंडेलियन क्या हुआ? मेंडल्स की थ्योरी, लेकिन उससे पहले की जो थ्योरीज हैं उसको प्री मेंडेलियन। तो ऐसे बहुत सारे जो है साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम थ्योरीज दी हैं। तो आप इनका थ्योरीज का नाम और साइंटिस्ट का नाम याद करना है। अब जैसे वेपर थ्योरी आई, ठीक है, वेपर थ्योरी जो है वो पाइथागोरस ने दी। फ्लूइड थ्योरी आई, ये एरिस्टोटल ने दिया। प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने दिया। और ये पार्टिकुलेट थ्योरी है, ये आपका मॉपरेटियस ने दिया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, और इन थ्योरीज में जो है अभी तक जो है जेनेटिक्स की बात इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं की गई थी। फिर थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस आई, ये जो है आपकी चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, और इसमें उन्होंने क्या कहा कि ही एज्यूम दैट अ टाइनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल कॉल्ड पैन जीन्स और गेम्यूल्स बाय हिम formed in each part of the body and migrate via blood to the reproductive cells and hence to the offspring to guide the formation of a respective part. डार्विन ने क्या बोला कि हमारी बॉडी में छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पैन जीन्स। ठीक है, और ये पैन जीन्स फिर क्या करते हैं? ये हमारी हर बॉडी पार्ट में बनते हैं और फिर ये माइग्रेट होते हैं ब्लड के थ्रू, जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के हैं गैमीट, ठीक है, वहाँ तक जाते हैं जैसे स्पर्म्स और एग्स में जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि जब स्पर्म और एग मिलता है तो वही जीन्स उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि इतना ये ट्रू नहीं है। तो ये थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, इन्होंने कहा कि पैन जीन्स बनते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इसने इस पैनजेनेसिस थ्योरी को गलत दिया था कि ये गलत है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब एक्चुअल में हेरिडिटी जो है यानी कि करैक्टर कैसे पास होते हैं, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको वो एक्चुअली में क्या है, वो जीन्स हैं। और जीन्स किसके बने होते हैं, वो डीएनए के बने होते हैं। तो यानी कि जो केमिकल जो है, केमिकल बेसिस क्या है हेरिडिटी का, वो है डीएनए। अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब हम करेंगे मेंडलिज्म, मेंडल्स लाइफ। ठीक है, मेंडल्स लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने हेरिडिटी के बारे में स्टडी किया, जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वॉज बॉर्न इन अ पीसेंट फैमिली ऑफ मोराविया। पीसेंट मतलब किसान फैमिली में ये पैदा हुए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन ली अपने ही एफर्ट से, मतलब थोड़ी गरीब फैमिली थी। और फिर उसके बाद ये क्या बन गए, एक मॉन्क बन गए थे। मॉन्क क्या होते हैं, रिलीजियस मैन बन गए थे 1843 में। फिर उसके बाद क्या है ये, ही वॉज लेटर इन 1847 में मेड एन अबॉट हेड ऑफ ऑगस्टीन मॉन्स्ट्री। जो मॉन्स्ट्री होती थी उस टाइम, एक धार्मिक जो स्थान होते थे, उसका इनको हेड बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए, वहाँ पे इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी स्टडी की और इसी बेसिस पे इनको क्या बोला गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोलते हैं। बहुत सारी इन्होंने स्टडी करी और ये जो भी बहुत सारे इन्होंने जेनेटिक्स के लॉज दिए और उसके बेसिस पर क्या है कि ही इज़ रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली उस टाइम इनकी जो डिस्कवरीज थी, इनके जो वर्क था, उसको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिली। ठीक है, लोगों ने इतना नहीं सराहा। क्योंकि उस टाइम क्या था कि ज़्यादा पब्लिशिंग का काम नहीं होता था। जैसे मतलब ज़्यादा बुक्स मैगजीन नहीं होती थी, मीडिया इतना अप टू डेट नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कौन साइंटिस्ट क्या कर रहा है। तो इस तरह से इनकी जो फाइंडिंग थी, इनका जो वर्क था, उसको ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिली। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इन्हीं की स्टडी को, इन्हीं के लॉज को फिर रीडिस्कवर किया गया दोबारा। और साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर रीडिस्कवर किया कि क्या वाकई में ही जो मेंडल है उन्होंने सही स्टडी की है, कैसा है वो। तो इसके लिए जो है आपके साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट थे ये। ह्यूगो डी वरीज थे और आपका कार्ल कॉरेंस थे और ये था आपका एरिश वॉन टिशमार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम आपने जरूर याद करने हैं जिन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल्स फाइंडिंग को, मेंडल्स के काम को दोबारा से रीडिस्कवर किया था इन्होंने। तो ये आपके ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कॉरेंस और टिशमार्क ने, ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आप मेंडल्स एक्सपेरिमेंट प्लांट कि मेंडल ने जो है जेनेटिक्स का जो सबसे पहले जो काम किया वो किस प्लांट पर किया था। ही वर्कड ऑन गार्डन पी प्लांट। ठीक है, मटर के ऊपर किया था, जो मटर खाते हैं उसके ऊपर, उस प्लांट के ऊपर, पाइसम स्टाइवम। और इन्होंने जो है इसी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो ही सिलेक्टेड दिस प्लांट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। एक तो क्या है कि आपका जो पी प्लांट है वो क्या है, फाउंड टू डिफर इन सर्टन डेफिनेट एंड इजी डिटेक्टेबल ट्रेट्स। मतलब वो और पौधों से थोड़ा अलग नज़र आता है और उसमें एकदम से नज़र आने वाले करैक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ प्लांट जो है वो टॉल होते हैं, क्लाइंबिंग होते हैं, ये प्लांट देखा होगा आपने मटर का। और लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो बुशी होते हैं, शॉर्ट होते हैं और बुशी, मतलब एकदम से झाड़ीदार होते हैं, तो उसमें थोड़ा स्टडी करना मुश्किल हो पाता है। लेकिन ये प्लांट कैसा था, क्लाइंबिंग है ये। ठीक है, और इसमें जो है सबसे पहले क्या कि ही हैड, मतलब उसमें 7 करैक्टर्स जो थे उन्होंने वो स्टडी किया। जैसे कलर, फ्लावर का कलर क्या है, तो इसमें फ्लावर भी अच्छा था, कलर उसका एकदम से रिकॉग्निजेबल था कि वाइट कलर का है। सीड्स को स्टडी किया, ये सारा। तो इस तरह से, और उन्होंने क्या किया, हर करेक्टर, यहाँ पे हम करेक्टर को बोलेंगे ट्रेट्स। ठीक है, द ट्रेट विच ऑलवेज अपीयर इन 2 अपोजिट कंडीशन, वन डोमिनेट एंड अदर रिसेसिव, आर कॉल्ड कंट्रास्टिंग ट्रेट। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, इन्होंने हर करेक्टर के जो है 2 रूप को स्टडी किया। 2 रूप कैसे, जैसे अगर हाइट, ठीक है, अगर हाइट वो स्टडी कर रहे हैं तो हाइट में उन्होंने क्या किया, टॉल भी लिया और ड्वार्फ भी लिया। तो ये जो क्या हुआ, ये अपोजिट करैक्टर हुआ ना, एक टॉल एक ड्वार्फ, तो इनको हम कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा, तो ये कंट्रास्टिंग हुआ आपस में, जो अपोजिट करैक्टर्स होते हैं, 2 अपोजिट कंडीशंस जो है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हम बोलते हैं। और जेनेटिक्स जो है वो क्या यूज़ करते हैं, करैक्टर्स यूज़ करते हैं हम इस तरह के फीचर्स को, इस तरह के
जो भी हम करेक्टर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम करेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि सच एज फ्लावर कलर, ठीक है, दैट वरीज अमंग इंडिविजुअल, अलग अलग उसमें होता है फ्लावर कलर, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि उसका करेक्टर है ये। फिर क्या है कि सच पर्पल फ्लावर, वाइट फ्लावर, इनको हम ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर का कलर क्या हुआ, फ्लावर का कलर हुआ कैरेक्टर, और वो वाइट है या पर्पल है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेट। तो इस तरह से इन्होंने इजीली कैरेक्टर थे इस प्लांट में जो स्टडी कर सकते थे। और ट्रेट ऑफ ईच काइंड ऑफ पी प्लांट वर प्रिजर्व्ड इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिकॉज द प्लांट हैड बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड नॉर्मली रिसोर्टेड द टू सेल्फ पॉलिनेशन। एक तो प्लांट क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था इसके अंदर, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है कि ईजिली जो है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की जा सकती थी। और आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी जो है वो भी इजीली कर सकते थे कि प्लांट से अगर हमने उसकी इमेस्कुलेशन कर दी, स्टेमन्स को हटा दिया, तो अपनी इच्छा से हम उसको क्या कर सकते थे, क्रॉस करवा सकते थे, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो मतलब कुछ करैक्टर ऐसे थे कि उसमें इजीली किए जा सकते थे, क्योंकि एक तो फ्लावर जो था ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। फिर है उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पी प्लांट बताया है, और पी प्लांट जो है एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है इसकी, कि आपने बीज लगाए तो थोड़े टाइम में आपको इसकी फसल भी मिल जाएगी। और पी प्लांट जो है प्रोड्यूस मैनी सीड्स इन वन जनरेशन, एक जनरेशन में क्या है काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो इस प्लांट्स में पैदा होते हैं, इस प्लांट में। तो उससे क्या होता है कि स्टडी करने को आसान रहता है, क्योंकि बहुत सारे सीड हो जाते हैं। इट कुड बी रेज, मेंटेन एंड हैंडल कन्वीनियंटली, और जो पी प्लांट है उसको आप इजीली लगा सकते हैं, और ज़्यादा भी देख रेख की इतनी ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती, इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। साथ में मेंडल वर्कड ऑन ओनली प्योर और ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स, और उसने मेंडल ने जो है काम किस पे किया था, सिर्फ प्योर और ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, प्लांट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द सेम ट्रेड, ठीक है, सेम ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट विद पर्पल फ्लावर इज ट्रू ब्रीडिंग इफ इट सीड रेज बाय सेल्फ पॉलिनेशन और प्रोड्यूस प्लांट्स दैट ऑल्सो बी ए पर्पल फ्लावर, ठीक है। मतलब क्या कि जैसे आपका प्लांट है उसमें पर्पल कलर के फ्लावर लगते हैं, ठीक है, उसमें सीड इकट्ठा किया हमने, ठीक है, सीड लगाए, और फिर से जो जनरेशन आई वो भी कैसी आई, पूरी की पूरी पर्पल, यानी कि जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही क्या है आगे फिर ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, यानी कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट किससे मैच कर रहे हैं, वो पेरेंट्स से कर रहे हैं, तो उस करेक्टर को हम प्योर करेक्टर बोलेंगे, प्योर है वो जैसे उसका पेरेंट में था। ऐसा नहीं हुआ कि पर्पल की जगह कोई पिंक आ गया या लाइट पिंक आ गया या वाइट फ्लावर आ गया, तो फिर वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्योर करेक्टर या ट्रू करेक्टर किसको बोलते हैं, जब बिल्कुल एग्जैक्ट वो कैसा आता है, अपने पेरेंट से मैच करता है। साथ में पी प्लांट हैविंग ईच ऑफ द 7 करेक्टर ही सिलेक्टेड वर रेडिली अवेलेबल, और जो भी उसने करेक्टर लिए वो इजीली जो थे उस प्लांट में पाए जा रहे थे। तो ये क्या है, ये हमने रीज़न पढ़े कि क्यों मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही स्टडी किया, पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंटल प्लांट की जगह, ठीक है। तो इसका ये है, तो ये था आपका आज हमने जो किया कि मेंडल ने किस प्लांट पे स्टडी किया और क्यों किया, ठीक है। तो ये था। फिर उसके बाद आता है आपका मेंडल्स एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स हैं, इसको हम फिर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।